गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। जैसा कि पिछली कक्षा में आपने हैलोफॉर्म अभिक्रिया के बारे में पढ़ा, हमने आपको वहाँ पर क्षारीय NaOH लिया था। आज हम लोग हैलोफॉर्म अभिक्रिया में सोडियम कार्बोनेट विलयन का प्रयोग करके आपको हैलोफॉर्म बनाना सिखाएंगे। इसमें आप क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या आयोडोफॉर्म बना सकते हैं। उन रिएक्शंस को फिर से ध्यान से देखें। हैलोफॉर्म अभिक्रिया मैंने आपको बता दिया था। हैलोफॉर्म अभिक्रिया केवल वे अभिकर्मक दे सकती हैं या वे रिएक्टेंट दे सकती हैं जिनके पास एसिटिल समूह उपस्थित होता है। हैलोफॉर्म अभिक्रिया, हैलोफॉर्म अभिक्रिया में हमने आपको क्षार में NaOH का प्रयोग करके दिखा दिया था। आज हम लोग सोडियम कार्बोनेट के प्रयोग को देखेंगे। कहता है क्या होता है सब एथिल अल्कोहल को हैलोजन तथा क्षार में हमने NaOH की जगह हमने क्या ले लिया, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन दिखा चुके हैं। यदि कहता है कि सर इसके साथ आप गर्म कर देते हो तब भी आपका क्या बन जाता है, हैलोफॉर्म बन जाता है। यहाँ पर आपको सोडियम कार्बोनेट की जब बात होगी तो जबकि सोडियम कार्बोनेट के विलयन की बात करेंगे, उसको जब गर्म करेंगे तो हम कार्बन डाइऑक्साइड रॉ प्रोडक्ट के रूप में निकालेंगे। बाकी सब वही प्रोडक्ट रहेगा जो आपने पहले बनाया होगा। एथिल अल्कोहल है तो हैलोफॉर्म बनेगा और क्या बनेगा, एक कार्बन का हैलोफॉर्म बन जाएगा, एक कार्बन बचेगा, उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और वह ऑक्सीकृत होकर उतने कार्बन का अम्ल बनाएगा जिसका सोडियम लवण बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि सोडियम कार्बोनेट के ही तो रॉ प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा। और साथ ही साथ आपको बताया गया कि एक सोडियम हैलाइड बन जाएगा। तो कह रहे हैं सर इस समीकरण को संतुलित करिए। संतुलित करने के लिए जब भी आप सोडियम कार्बोनेट को किसके साथ लोगे, एथिल अल्कोहल के साथ लोगे। एथिल अल्कोहल के साथ लोगे तो ट्रिक याद रखना 43 532 या 531। देखते हैं संतुलित करके कैसे 531 में संतुलित हो जाएगा, 521 में संतुलित हो जाएगा। देखते हैं कैसे संतुलित करके, या 532 ही करने ठीक रहेगा। 5 5 4 3 5 5 वाला जो रेशियो हमने बताया था यहाँ पर भी कर लेंगे। देखते हैं संतुलित करने के बाद 4 3 लगा दिया हमने। देखिए एथिल अल्कोहल से आपका क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म या हैलोफॉर्म बन गया। और कहता है सोडियम हार्मेट भी बन गया। फिर से कह रहा हूँ ये अभिक्रियाएं 3 पदों में होती हैं, लेकिन हमको 3 पद नहीं, 3 पद के लिए हमने मैकेनिज्म बता दिया है आपको, रिएक्शन बता रहे हैं। सोडियम हाइलाइड के कितने अणु निकलेंगे तो ध्यान से देखिए, और कितने कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे तो 3 आपके ये निकल जाएंगे। और सोडियम हाइलाइड कितना निकल जाएगा तो 3 2 5 तो 4 पर क्या निकल जाएगा, 1 ये हो गया, 2 कर दिया जाए, संतुलित नहीं होगा क्या, चेक कर लें, फिर से देख लें ध्यान से। करना है ना, हाँ देखिए संतुलित हो जाएगा। 532 हमें रॉ प्रोडक्ट निकालना है। 5 सोडियम हैलाइड निकल गया, 3 ये निकल गया, 2 ये निकलेगा। देखिए संतुलित है कि नहीं। 3 गुना के 6 हैलोजन परमाणु हैं। देखिए 3 यहाँ पर हैं और 5 यहाँ पर हैं। 5 और 3 8 हैलोजन परमाणु हैं यहाँ पे। 4 गुना के 8, 3 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, सही है। सोडियम कितने हैं, 6, तो 6 परमाणु हैं। तो देखिए सोडियम का 1 परमाणु, 5 में यहाँ 6 हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हैं 3 मोल्स निकल जा रहे हैं, 3
निकल ही रहा है, और जल के बारे में बात देख लिया आपने, हाइड्रोजन 2 निकल के संतुलित हो जाएगा। ये आपका कब किसके साथ हो गया? जब आपने रिएक्टेंट के रूप में सोडियम कार्बोनेट लिया तब, सोडियम कार्बोनेट लिया तब। कहता है कि सर जी जब आप एथिल अल्कोहल की जगह एसीटोन ले लेंगे तो क्या होगा? परेशान एकदम नहीं होंगे। एसीटोन ले लेंगे तो फिर हैलोजन के साथ आप रिएक्शन कराइएगा, सोडियम कार्बोनेट लीजिएगा, गर्म कर दीजिएगा, सेम प्रोडक्ट बनाइएगा, हैलो फॉर्म तो बनबे करेगा। अब कहता है कि सर जी आपने बताया है कार्बन से क्या बन जाएगा? हैलो फॉर्म। इससे हैलो फॉर्म बन के कितनी कार्बन बच गए? 2 कार्बन का एसिड क्या होता है? सोडियम एसीटेट बन गया। साथ ही साथ क्या निकलेगा? हाइलाइट तो निकलबे करेगा सोडियम का, सोडियम हाइलाइट निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम कार्बोनेट निकलेगा, जल निकल जाएगा। इसको याद करने के लिए तरीके हमको रॉ प्रोडक्ट के लिए क्या बनाने पड़ेंगे? तो कहता है कि सर 3 और 2 से देखिए शायद संतुलित हो जाए। 32 मतलब 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो क्या होगा? 3 गुना के 6, 3 यहाँ पर, तो 3 लगा दे यहाँ पर, हो जाएगा। देखिए सोडियम भी संतुलित हो गया। देखिए 1 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 हैलोजन परमाणु भी संतुलित हो चुका है। कितने कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे? 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे, जल 32 321 आपका ये ट्रिक बन जाएगा इसको संतुलित करने के लिए। और फिर भी कह रहा हूँ कि यदि आप इस समीकरण को संतुलित नहीं करेंगे तो गलत नहीं होगा। सोडियम कार्बोनेट से क्रिया एथिल अल्कोहल और किसकी देख लिया? एसीटोन की। इससे भी आप क्या बना पाते हो? हैलो फॉर्म बना देते हो। इससे मुख्यतः जो बनाए जाते हैं वो क्या बनाए जाते हैं? ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म बनाने की विधि में इनका ज़्यादा, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए जो पहले का विधि बताया गया है उसी का प्रयोग किया जाता है। बाकी सब आप प्रोडक्ट को उतार दीजिएगा, यहाँ पर क्या करिएगा? सोडियम ब्रोमाइड कर दीजिएगा, बाकी सब वही रहेगा। ठीक इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा? आयोडोफॉर्म बन जाएगा, सेम वही रहेगा, और यहाँ पे 5 सोडियम आयोडाइड बाहर निकल जाएगा। इसमें भी आप सेम वही कर सकते हो, एक ही बात कर देते हैं, हम आयोडोफॉर्म बना देते हैं, क्योंकि यह प्रैक्टिकल के पर्पज से भी आता है। सोडियम कार्बोनेट के साथ आप आयोडीन विलयन को गर्म कर दिया, एसीटोन मिक्स है तो क्या बन जाएगा? आयोडोफॉर्म बन जाएगा, सोडियम एसीटेट बन जाएगा, 5 सोडियम आयोडाइड बाहर निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और जल बाहर निकल जाएगा। ये है आपका समीकरण। यहाँ पे 3 मोल होंगे, आप बाकी सब संतुलित है। आप ये दोनों हैलोफॉर्म अभिक्रिया के जो शेष भाग हैं उनके बारे में भी देख लिया। इन रिएक्शंस को कर लीजिए। बनाने की अन्य विधियों को भी हम एक साथ एक ही चार्ट में पढ़ा देते हैं और फिर उनके रासायनिक गुणधर्मों की बात करते हैं, नोट करते हैं। मीथेन क्लोरोफॉर्म बनाने की और कौन कौन सी विधियां हैं, इन पर भी थोड़ा सा और रिएक्शंस कौन कौन से हैं उन पर फोकस कर लें जल्दी जल्दी, क्योंकि अब आपको बस जानकारी हो गई होगी कि हैलोफॉर्म कैसे बनाए जाते हैं। और हमने जनरली जो शुरुआत की थी वो क्लोरोफॉर्म से की थी, क्योंकि क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमने आपको बताया था। फिर सबसे इम्पोर्टेंट अभिक्रिया हैलोफॉर्म अभिक्रिया के बारे में बतलाया। अब कहता है कि और क्या क्या होता है सबके रूप में, कैसे कौन कौन सी अभिक्रियाएँ आ सकती हैं, तो बात करता है क्लोरल। आपको याद होगा मैंने क्लोरल कैसे बनाया था, जब क्लोरीन की क्रिया, क्लोरीन और क्षारीय NaOH की मतलब क्रिया आपने किससे कराई थी? एथिल अल्कोहल से, तो क्लोरल बना था। ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड इसका नाम है। इसका जब क्षारीय जल अपघटन करा देते हैं NaOH द्वारा, तो जो हमें क्लोरोफॉर्म मिलता है वो 100% शुद्ध क्लोरोफॉर्म होता है।
और क्या बन जाता है, सोडियम फॉर्मेट बन जाता है। कहता है कि सर क्लोरल हो चाहे क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट आप याद करिए, हमने ही आपको बताया था कि किसी भी कार्बन पर, ध्यान से देखिएगा, किसी भी एक कार्बन पर यदि दो OH समूह उपस्थित हो जाएं तो वह कार्बन क्या होता है, अस्थायी होता है। लेकिन इसका एक अपवाद है, नाम है क्लोरल हाइड्रेट, कारण है हाइड्रोजन आबंधन के कारण। यहाँ पर क्या हो जाता है, अंतः अणु हाइड्रोजन आबंधन बन जाता है, जिस कारण यह अस्थायी हो जाता है। और क्लोरल हाइड्रेट को आप NaOH के साथ गरम कर देती हूँ तो भी शुद्ध क्लोरोफॉर्म बन जाता है, सोडियम फॉर्मेट बन जाता है, जल की अशुद्धियाँ होती हैं जिसको आश्रित करके दूर कर लिया जाता है। अब कहता है कि सर दूसरा आपको बहुत शुरुआत में आपने पढ़ा होगा, एल्किल हैलाइड बनाने की विधियों में हमने कहा मीथेन को क्यूप्रिक क्लोराइड, नाम क्यूप्रिक क्लोराइड का अपचयित रूप लिया हमने, और क्लोरीन जो नाइट्रोजन द्वारा तरुकृत है उसके साथ क्रिया करा दीजिए, चाहे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन का क्लोरीनीकरण करा दीजिए तो मेथिल क्लोराइड बनता है। दूसरे स्टेप में आपने देखा होगा, जब आप मेथिल क्लोराइड की क्लोरीन से क्रिया कराते हो तो डाइक्लोरोमेथेन बनता है। फिर डाइक्लोरोमेथेन की क्रिया पुनः आप किससे कराते हो, क्लोरीन से कराते हो तो आप क्लोरोफॉर्म बना लेते हो। फिर क्लोरोफॉर्म पुनः क्लोरीन द्वारा ऑक्सीकृत होकर क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड अर्थात मेथिल क्लोराइड, डाइक्लोरोमेथेन, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इनके साथ ही साथ आप चारों स्टेप मिलाकर कितने ऐसे निकलेंगे, 4। तो कहता है कि मेथिल क्लोराइड, डाइक्लोरोमेथेन, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो मिश्रण बनता है उसका प्रभाजी आसवन करके भिन्न भिन्न क्वथनांकों पे हम भिन्न भिन्न पदार्थों का अलग पृथक्कृत कर लेते हैं। और जानने से आजकल जो हम लोग क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते हैं वो इसी विधि से बनाई जाती है और उसका हम लोग प्रयोग में लाते हैं। मतलब क्लोरोफॉर्म बनाने की जो औद्योगिक विधि है वो यही है, मीथेन की क्लोरीनीकरण अभिक्रिया। अब कहता है यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड दे दिया गया हो और आपको कह दिया जाए क्लोरोफॉर्म बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो कहता है कि आयरन ले लीजिए और जलवाष्प, आयरन तथा जलवाष्प के मिश्रण द्वारा आप कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको पायरीन कहते हैं, उसका आप चयन करा देते हैं तो क्या बन जाता है, क्लोरोफॉर्म बन जाता है, Cl वाला निकल जाता है। यह है क्लोरोफॉर्म बनाने की अन्य विधियां। अब बात करते हैं क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुणों की। तो क्लोरोफॉर्म रंगहीन, मीठी गंध वाली, रंगहीन मीठी गंध वाली, जल से भारी द्रव होती है, तेल जैसी द्रव होती है, जो जल में लगभग अविलेय परंतु कार्बनिक विलायक एल्कोहल ईथर एसीटोन में पूर्ण रूप से मिश्रणीय या विलेय होती है। इसकी अतिरिक्त इसकी मीठी गंध को सूंघने से मूर्छा या निश्चेतना या बेहोशी आती है। आपको बता दें 80 के दशक से पहले इसका उपयोग निश्चेतना बेहोश करने में किया जाता था। आजकल इसका प्रयोग नहीं, आजकल हम लोग किसका प्रयोग कर लेते हैं, डाई एथिल ईथर और नाइट्रस ऑक्साइड के मिश्रण का प्रयोग निश्चेतना के लिए, बेहोश करने के लिए करते हैं। लेकिन इस 80 के दशक से पहले क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतना के लिए किया जाता था। तो इसकी वाष्प को सूंघने से क्या आती है, बेहोशी आती है, ये जानना। और 80 के दशक से पहले इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में पेशेंट को, मतलब शल्य चिकित्सा का मतलब ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को बेहोश करने में किया जाता था। कंडीशन अब कहता है कि सर भौतिक गुण हो गया और इसका जो क्वथनांक होता है वो 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इतना जान गए। अब कहता है कि सर इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं,
तो हम बात करते हैं रिएक्शंस में महत्वपूर्ण पहला जो आता है वो कार्बेल अमीन अभिक्रिया। कार्बेल एमीन अभिक्रिया, ये अभिक्रिया के बिना पेपर अधूरा है, ये भी हम आपसे कह सकते हैं। कार्बेल एमीन अभिक्रिया यह परीक्षा में कई रूपों में पूछी जाती है कि आइसोसाइनाइड परीक्षण, आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड परीक्षण अर्थात क्या यह परीक्षण जो होता है वह 1 डिग्री एमीन टेस्ट भी कहलाता है। 1 डिग्री एमीन परीक्षण मतलब प्राथमिक एमीन परीक्षण भी कहलाता है। साथ ही साथ परीक्षण इसके साथ और क्या नाम से जाना जाता है तो ये भी जान लीजिए कि यह जो होता है वो क्लोरोफॉर्म की शुद्धता परीक्षण भी बतलाती है कि क्लोरोफॉर्म शुद्ध है या अशुद्ध है। इसका परीक्षण किससे किया जाता है तो किस अभिक्रिया के दौरान ये हम पता कर लेंगे कि दिया गया क्लोरोफॉर्म शुद्ध है या अशुद्ध। कैसे पता करेंगे तो आप कार्बेल एमीन अभिक्रिया का जिक्र करेंगे और आपको याद होगा तो हम सारे रिएक्शंस के लिए एक रिएजेंट की बात करते हैं। रिएजेंट का मतलब होता है आक्रमणकारी पदार्थ। आक्रमणकारी पदार्थ इसमें क्या होगा, अल्कोहलिक KOH या NaOH भी ले सकते हैं आप। अल्कोहलिक KOH या NaOH और 1 डिग्री एमीन। तो सर एरोमेटिक की एलिफेटिक तो कोई भी हो, बोथ एरोमेटिक और एलिफेटिक एमीन मतलब बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड हो, चाहे एथिल मेथिल प्रोपिल एमीन हो, मतलब आप 1 डिग्री एमीन का मतलब जानना है जिसमें भी क्या उपस्थित हो, NH2 ग्रुप, NH नहीं, N नहीं, बस केवल NH2 देखना है क्योंकि जो एमीन होती हैं वो 3 तरह की बताया जाती हैं। यदि NH2 है तो 1 डिग्री, यदि NH है तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री और यदि N है तो इसे बोलते हैं 3 डिग्री और यदि N ऐसे है तो इसे बोलते हैं 4 डिग्री। सभी से एल्किल समूह जुड़े होंगे, सभी से क्या जुड़े होंगे, एल्किल समूह जुड़े होंगे। जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री क्वाटरनरी एमीन की संख्या देती। तो बात की बात आएगी तो इस पर बात करेंगे तो बात करेंगे इस रिएक्शन का रिएजेंट क्या हो गया, अल्कोहलिक KOH होना चाहिए, 1 डिग्री एमीन होना चाहिए, चाहे वह एलिफेटिक हो चाहे वह एरोमेटिक हो। बात करते हैं रिएक्शंस की। कहता है कि क्लोरोफॉर्म को पहले और एक चीज जान लें, इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट का मतलब जब इसका जो एक माध्यमिक उत्पाद बनता है जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो होता है वह कार्बीन, कार्बीन CCl2 कार्बीन होता है। यह कार्बीन देख रहे होंगे यहाँ कार्बन की वैलेंसी केवल 2 दिख रही है, फिर भी यह अस्थायी होता है और ज़्यादा क्रियाशील होता है, एग्जिस्ट करता है, क्रियाशील होता है। कह रहा है कि सर आप बात करिए रिएक्शन से, तो कहता है कि क्लोरोफॉर्म की क्रिया जब क्षारीय KOH से कराते हैं, क्या 1 डिग्री एमीन हो, हम एलिफेटिक भी ले रहे हैं, एरोमेटिक भी ले रहे हैं। ये है एनिलीन, क्या नाम है इसका, एनिलीन, एनिलीन। इसको हम बाद में लिख देते हैं, थोड़ी समझ में आएगी।
हम क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टीज को पढ़ा रहे हैं और यहाँ समझाने में अच्छा रहेगा। 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन। 1 डिग्री क्यों बोल दिया? क्योंकि NH2 दिख रहा है मुझे। इसका वास्तविक नाम क्या होता है? एनिलीन। को आप क्या करिए? केवल गर्म करने की बात करिए, टेम्परेचर और डिफरेंस की बात नहीं है। अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म कर देते हैं तो क्या होता है? फिर कहता है कि सर आप अभी एरोमेटिक की बात कर रहे हैं, एलिफेटिक को भुला रहे हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं, हम बात कर देते हैं C2H5NH2। आपको दिख रहा है ना एथिल एमीन, ये भी तो 1 डिग्री एमीन है। 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन के साथ आप इसको गर्म करते हैं, इसके साथ आपको क्या कहते हैं? गर्म करना। तो कह रहा है कि सर जी दिख रहा है कि यहाँ पर 3 Cl है, तो 3 के ले लें तो 3 KCl रूप में बाहर निकल जाएगा और बाकी कुछ नहीं करना, केवल ये सोचना कि कितने Cl हैं। 3 Cl हैं तो 3 KOH लेके निकलेगा, लेकिन इंटरमीडिएट सर ने बताया क्या बनेगा? कार्बीन बनेगा। और कार्बीन यहाँ से CCl2 पहले बनेगा, फिर वो 2 क्लोरीन निकलेंगे, वो बात की बात जान लेना है कि इसका इंटरमीडिएट कार्बीन होता है। अब समझिए इसके जो रॉ प्रोडक्ट है उनकी बात करें तो कह रहा है कि सर जी देखिए आप ये 3 KCl के रूप में निकल गया, बचा क्या? CH ना। अब सोचो यहाँ पर CH बचा और यहाँ पर भी H। अब पूरे H की बात समझो, एक H ये, ठीक? एक कितने H ये? 2। 1 और 2 कितने H दिख रहे हैं आपको? 3 H दिख रहे हैं। कितने क्षार दिख रहे हैं? 3 क्षार दिख रहे हैं। और 3 HCl की भी बात तो कर सकते थे हम। ध्यान से देखें, एक ये, 2 ये, 2 1 3, 3 HCl निकले तो 3 क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल बना सकता है। तो सोच लो 3 HCl निकाल दिया तो क्या बना? 3 HCl ने 3 KOH के साथ क्रिया किया, 3 KCl बन गया और 3 H2O बाहर निकल गया, दोनों में सेम से। अब बचा यहाँ पर बचा केवल C और यहाँ बचा क्या? यही आपका प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? यही आपका प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर क्या बचेगा? C2H5NC। इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं जहाँ नाइट्रोजन और कार्बन, जो में नाइट्रोजन आपके जुड़ाव समूह से, बेंजीन रिंग से या कार्बन की श्रृंखला से सीधे जुड़ाव होता है, इस तरह के जो उत्पाद कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आइसोसाइनाइड कहलाते हैं। तो ये बेंजीन है ना, तो इसको कहेंगे फेनिल, क्योंकि बेंजीन का नाम दूसरा फेनिल भी होता है, फीन भी होता है। फेनिल आइसोसाइनाइड। और यहाँ पर क्या हो जाएगी? एथिल है, आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड। तो सर अभिक्रिया हो गई, जानकारी कैसे होगी? तो जान लीजिए, जब भी आप कार्बोरेमीन की बात करेंगे और आपको जानकारी है कि 1 डिग्री एमीन है तो क्लोरोफॉर्म को क्षार के साथ गर्म कर दीजिए, आपको दुर्गंध युक्त पदार्थ बनता है। नाम क्या होगा? बैड स्मेलिंग कंपाउंड। बैड स्मेलिंग कंपाउंड यदि प्रोडक्ट के रूप में बनता है, इतना दुर्गंध देगा कि आप जिस कमरे में होगा उसमें रह नहीं पाएंगे। तो बैड स्मेलिंग दुर्गंध युक्त पदार्थ जिस अभिक्रिया का मुख्य प्रोडक्ट होता है, वो अभिक्रिया कौन सी होगी? कार्बेल एमीन अभिक्रिया होगी। क्लियर ना? फिर तक सुन लीजिए, क्लोरोफॉर्म को क्षारीय के अल्कोहलिक क्षार, वो आपका NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, को 1 डिग्री
एरोमेटिक हो चाहे एलिफैटिक एमीन के साथ गर्म किया जाए तो बैड स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड बनता है। यही अभिक्रिया टॉर्बिल एमीन अभिक्रिया आइसोसाइनाइड परीक्षण 1 डिग्री एमीन परीक्षण क्लोरोफॉर्म की शुद्धता परीक्षण कहलाएगी। क्यों क्लोरोफॉर्म की शुद्धता परीक्षण? यदि क्लोरोफॉर्म शुद्ध नहीं होगा तो यह अभिक्रिया नहीं होगी। यदि यह 1 डिग्री एमीन होगा नहीं होगा तो यह अभिक्रिया नहीं होगी। मतलब इसका भी परीक्षण है और इसका भी परीक्षण है। दूसरा रिएक्शन इसमें इसको नोट कर लें। दूसरे रिएक्शन हम रेमन टीमन, जिसको राइमर टीमन भी लिखा जाता है, उस अभिक्रिया की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग रेमन टीमन अभिक्रिया। राइमर टीमन 2 साइंटिस्ट का नाम है। इस किसी भी रिएक्शंस की बात करें हम बात हमेशा किसकी करते हैं? रिएजेंट की बात करते हैं। तो कहता है कि सर जी इसके लिए NaOH या KOH विलेन की आवश्यकता पड़ेगी और जली विलेन होगा, प्लस आपको फिनॉल लेना होगा। क्या लेना होगा? फिनॉल लेना होगा। इसकी क्रिया आप जब भी कराओगे आपको याद रखना होगा 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिफ्लक्स कराना है। रिफ्लक्स एक रिफ्लक्स टर्म होता है, जैसे को हम बोल पे देखिए फ्लास्क में जोड़ देती है, एयर कंडेंसर जैसा होता, उसमें वाष्प उठती है ऊपर जाके ठंडी होके पुनः नीचे आ जाती है। रिफ्लक्स कराना है। आसन मतलब सिंपल से लगभग आसन की बात करता है, लेकिन यहाँ पर कंडेंसर में वाटर कंडेंसर ना लेकर एयर कंडेंसर लिया जाता है। अब बात करता है क्या? कहता है कि क्लोरोफॉर्म हो चाहे कार्बन टेट्राक्लोराइड, इस रिएक्शन का भी सोल्यूशन इंटरमीडिएट होता है ना, इंटरमीडिएट अभी बताया। इसलिए अभिक्रिया का भी इंटरमीडिएट कार्बन होता है, कार्बन होता है। अब कहता है कि सर क्लोरोफॉर्म को NaOH के साथ रिफ्लक्ट कराना है। चलिए हम इधर ही लिखते हैं, कोई दिक्कत है तो बात है बात। यहाँ पे एरोमेटिक में फिनॉल होना जरूरी है, फिनॉल की प्रॉपर्टीज में दिया है। तो कहता है कि सर जी एक चीज आप जान लीजिए, जैसे ही आप क्षारीय NaOH की माना क्षार में NaOH लिया आपने, NaOH विलेन लिया और फिनॉल लिया। फिनॉल का नाम ही क्या है? कार्बोलिक अम्ल, कार्बोलिक एसिड। मतलब तुरंत यह किस आयन में बदल जाएगा? फिनॉल जो वो फिनॉक्साइड आयन में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? फिनॉक्साइड आयन में। फिनॉल जो होता है तुरंत फिनॉक्साइड मतलब H+ आयन का त्याग कर देगा। तो ये H देगा तो इसके साथ क्रिया कर जाएगा और क्या बना लेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बना लेगा? सोडियम। तो एक NaOH में यही खर्चा हो गया। अब यहाँ से एक HCl को निकालना है, एक HCl निकलेगा तो भी हमारा क्या बनेगा? कार्बन बनेगा। तो एक HCl को लेने के लिए हमारे तत्काल में जरूरत कितने हैं? 2 NaOH और तो 2 और 1 कितने हो गए? 3। एक इसके लिए और 2 इसके लिए निकालिए, मतलब सॉरी एक इसके लिए और एक इसके लिए, तो टोटल कितने हुए? 2 ही ना। 2 NaOH हमने लिए, तो इसमें से जो HCl निकला, क्योंकि हमें बनाना है क्या? कार्बन, CCl2 प्लस HCl। ये हमारा कार्बन बन गया, क्योंकि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बन होता है। तो ये किसमें टूटा? CCl2 और HCl में। जो HCl है अम्ल है ना, ये क्षार के साथ क्रिया करेगा। एक इधर कार्बोनिक अम्ल है ना, ये भी अम्ल है, ये भी H+ देगा, मतलब ये भी अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा। दोनों मिलकर क्षार के साथ क्रिया कर जाएंगे और का बनाएंगे। ध्यान से एक NaCl कब हो जाएगा? निकल जाएगा। एक NaCl निकल जाएगा और 2 H2 बाहर निकलेगा। तो कैसे सर? ध्यान से देखो,
ये क्या हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया ना, मतलब यहाँ से H निकला, यहाँ से OH निकला, H2 निकल गया कि नहीं। कंडीशन दूसरा देखो, यहाँ से H निकला और यहाँ से OH निकला, H2 निकल गया ना, और NaCl एक ही निकला ना, एक Na तो जुड़ गया। अब बात करते हैं, ये जो कार्बिन बना, यह कार्बिन कहाँ जुड़ेगा, तो याद हमेशा एक चीज रख लेना कि जो फिनॉल में OH समूह जुड़ा है, फिनॉल का जो OH समूह है ये OH, वह आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। अच्छा, डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, मतलब निर्देशी होता है कि आगामी जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ जुड़ेगा, या तो आर्थो पे जुड़ेगा या तो पैरा पर जुड़ेगा। तो कंडीशन क्या है, या तो यहाँ पर जुड़ना है या तो यहाँ पे जुड़ना है। तो एक बार यहाँ जोड़ लेते हैं, क्या कहता है कि सर CCl2 बन गया, यहाँ पर H है, ध्यान से देखिए। दूसरा वाला जो प्रोडक्ट बनता है उसकी भी बात करते हैं, कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा ये भी हम बात करें। ओके, तो ध्यान से देखिए, ये जो H है ना वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये H इसके साथ इंक्लूड करा लीजिएगा। क्या कराइएगा, इंक्लूड CHCl2 लिख दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखिएगा CHCl2। क्लियर है, उसकी वैलेंसी तो है ना, एक इससे जुड़ जाएगा एक हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई। अब देखो कह रहा है क्या कि यह जो बना वो है इंटरमीडिएट है, क्या है इंटरमीडिएट अस्थायी प्रोडक्ट। पूरा मैकेनिज्म देखना है आपको। अब क्या बनेगा, ध्यान से देखिए,